Himanshi, any question? No, ma'am, all is clear. Thank you. Performance of contract of sale 3.4 क्या डील करता है? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो कैसे परफॉर्म होएगा? ऑब्वियसली सबसे पहले जब भी हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, एक सेल कर रहा है, एक परचेज कर रहा है, तो एक को क्या देना पड़ेगा? डिलीवरी। दूसरे को क्या देना पड़ेगा? प्राइस। एक को पेमेंट देनी पड़ेगी और दूसरे को प्राइस देनी पड़ेगी। मिस्टर एक्स सेल हिज land more to Y for 5,000 rupees. Mr. X and Y enters into a contract to that effect, and listing alongside the defects of the land. Mr. Y pays 5,000. X delivers the land more to his home. Mr. Y accepted. This concludes the contract of sale. उसने क्या बोला? जिससे ग्रास काटते हैं मुझे वो चाहिए, तो उसने बोला 5,000 रुपए का दूंगा। उसने बोला ठीक है। उसने बोला इसमें ये चीजें हैं, ये डिफेक्ट है, आपको इनको पता होना चाहिए आपके बारे में। वो कहता ठीक है। उसने पेमेंट दे दी और उसने उसको लैंड मोर दे दिया। तो इससे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या होता है? पेमेंट, डिलीवरी, एग्जामिनिंग द गुड, बायर के पास राइट होना चाहिए उसको एग्जामिन करने का, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड और बायर्स लायबिलिटी। सिर्फ इतना ही होता है, राइट? सबसे पहले सेलर की विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपनी गुड देने के लिए तैयार हूँ। दूसरे बायर के पास रेडीनेस होनी चाहिए कि मैं तुम्हें पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। सेलर ने गुड देनी है, चीज देनी है, और बायर ने पैसे देने, दोनों के तैयार होने चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है। डिलीवरी, सेलर को वो डिलीवरी देनी पड़ेगी गुड की, राइट? एंड देन उसको उस तरीके से बनाना पड़ेगा जिस तरीके से वो उसे डिलीवरी कर पाए। एक जैसे आपको कोई चीज देनी है, मुझे आपको 10 मीटर क्लॉथ देना है। जो क्लॉथ है वो तो बहुत बड़ा है, वो जो स्थान है वो तो बहुत बड़ा है। उसमें से 10 मीटर पहले उसको मेजर करेंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसे बंद करेंगे, उसे एक बॉक्स में डालेंगे या लिफाफा में, फिर आपको देंगे। सो दिस इज हाउ डिलीवरी ऑफ गुड इज टू बी मेड। तो कुछ करना पड़ता है कभी कभी बायर को उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। ठीक है। कभी कभी पार्ट डिलीवरी हो जाती है, आधा गुड हमने दे दिया, आधा गुड बाद में देना। कैसे होता है? ये मशीनरी में होता है मोस्टली। मशीनरी कभी कभी बहुत बड़ी होती है और वो पीसीज में जाती है और वो उस वहां जाके पहुंच के उसको असेंबल करना होता है, तो पार्ट डिलीवरी भी हो जाती है। और या फिर अगर 100 kg शुगर देनी है तो 50 kg मैं तुम्हें पहले दूंगा, 50 kg बाद में दूंगा, ऐसे हो जाता है पार्ट डिलीवरी, दो पार्ट्स में डिलीवरी। रूल्स क्या होते हैं डिलीवरी के? सेक्शन 36 डील करता है रूल्स डिलीवरी के। गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड, जो बेचनी होती है वही गुड डिलीवर हो सकती है। उसकी एक प्रॉपर प्लेस होती है जहां पे उन्होंने डिस्कस किया होता है कि प्लेस एट विच टाइम एट सेल वुड हैपन। देन गुड्स एग्री टू बी सोल्ड टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस व्हेन देयर इज टाइम टू द एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। अगर तो सेल है तो एक प्लेस होती है कि तुम मेरी दुकान पे आके ले लेना, या फिर क्या होगा एग्रीमेंट कि मेरे गोडाउन में पहुंचा देना। या तो सेलर बोलेगा मैं तुम्हारे पास आके लूंगा, बायर बोलेगा, या बायर बोलेगा मेरे घर पहुंचा देना। लेकिन जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तब वो एक डेट डिसाइड करते हैं कि 20 दिन बाद आके तुम ये चीज मेरे से ले लेना। फिर वहां पे डिसाइड होता है कहाँ से, मेरी शॉप से, या मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा 20 दिन। तो ये एग्रीमेंट टू सेल में होता है क्योंकि फ्यूचर डेट होती है। इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस। अगर उस जगह पे डिलीवरी नहीं करनी जहां वो मैन्युफैक्चर हुई है प्रोड्यूस, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंडर बाउंड होता है बायर कि मुझे यहाँ पे ये डिलीवरी कर देना, या वहां पे डिलीवरी कर देना, या मुझे कहाँ पे डिलीवरी करना। डिलीवरी की एक डेट, टाइम और डेट फिक्स होती है और प्लेस फिक्स होती है। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वहां पे ही जो गुड्स है वो बायर को देनी होती है वैसे तो, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दिल्ली में तो दिल्ली में गुड मिलेगी। ठीक है। सेंडिंग देम इन फिक्स्ड, सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम, राइट? सेलर की ये ड्यूटी होती है कि रीजनेबल टाइम में वो गुड डिलीवरी कर दे। कभी कभी क्या होता है डिलीवरी करनी होती है 10th ऑफ जनवरी की करनी थी डिलीवरी, वो 10 को नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा बारिश थी मान लो, एंड देन इट कुड नॉट हैपन, राइट? वो कर नहीं पाया तो 11 को दे दे, 12 को दे दे। लेकिन वो कर ही नहीं रहा एक महीना, इट मीन्स तब तो रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, तुम्हें 10 को देना था, ज्यादा ज्यादा हम कितना ग्रेस टाइम देंगे? 1 या 2 दिन देंगे, राइट? तो दिस शैल नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन इश्यू ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप। अगर अगर बायर ने एक्नॉलेज कर लिया, राइट, उसने बोला गुड्स को तुम्हारी थर्ड पर्सन की पोजेशन में है पर मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, तो बायर कहता है ठीक है मुझे कुछ देर बाद दे देना, एक्नॉलेज कर लिया कि
उसने खुद ही टाइम दे दिया, तो उससे कोई सेल में फर्क नहीं आता, टाइटल ऑफ गुड में भी अंतर नहीं होता। डिमांड और टेंडर डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस द रीजनेबल आर। जब उसने डिमांड कर दी कि आप मुझे मेरी गुड दे दो या मुझे मेरी डिलीवरी दे दो गुड्स की, तो इसको अगर उसने रीजनेबल आवर्स में तब डिलीवरी कर दी तो उसे माना जाएगा कि उसने डिलीवरी ठीक टाइम पे की है। कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी करनी है 10 तारीख को, लेकिन 10 को नहीं हो पाई, कोई ऐसी चीज है पेरिशेबल है कि खराब हो जाएगी या ट्रेन लेट होगी, ऐसे भी तो होता है बाई ट्रेन आ रही है और ट्रेन ही लेट होगी तो 3-4 घंटे लेट होगी, तो फिर उस केस में ये नहीं होगा। 1 मिनट देना। Then we talk about delivery of wrong quantity, right? Then unless otherwise agreed, the expenses and incidental to putting the goods into deliverable state shall be borne by the seller. अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि इन जो होना ही होना, अगर गुड्स को हमें सेल करना, डिलीवरेबल स्टेट में पुट करना, तो उसके कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो पक्का होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स आपने शिप से भेजनी है तो उसकी इंश्योरेंस होनी ही होनी है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो होने ही होते हैं, सेलर को पता ही होता, तो इसमें सेलर लायबल होएगा, ठीक है, उसको ही देने पड़ेंगे, वो बायर को नहीं बोल सकता, ये सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर को तो पता ही नहीं इंश्योरेंस करनी है नहीं करनी है, जिसने भेजनी है उसको ही पता है। तो ये सब कंडीशंस हैं, रूल्स एट टू डिलीवरी, ये सब सेलर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दी, 100 kg बोला था 80 kg दिए हैं, तो क्या होगा? अगर उसने गलत क्वांटिटी कर दी है तो बायर सबसे पहले क्या रेमेडी है, 37 के अंदर पूरा का पूरा गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। 37(2) के अंदर सेलर क्या कर सकता है, गुड्स उसने किया, क्वांटिटी ज्यादा भेज दी, 100 kg बोला था, 150 kg उसने 150 kg डिलीवर कर दी, तो अब क्या करेगा, बायर एक्सेप्ट द होल और उसे पैसे दे देगा। 150 ही एक्सेप्ट कर ली और 150 के पैसे देगा, 100 एक्सेप्ट कर ली और 50 वापस भेज दी कि ये ले 50 kg ज्यादा आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सेलर मिक्स्ड गुड भेज देता है, मिक्स्ड गुड कि उसने बोला बासमती राइस भेजना, बासमती राइस में दूसरी किसी और क्वालिटी की राइस को मिक्स कर दिया और उसे वो बेच दिया, राइट। क्योंकि इसमें अगर उसने ऐसा किया, मिक्स कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के मिक्स कर दिए, बायर उसे एक्सेप्ट कर सकता है और उसके और रिजेक्ट भी कर सकता है। ये किसके पास राइट रहेगा, एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का, बायर के पास। मे एक्सेप्ट द गुड और मे रिजेक्ट द गुड। Then 37(4) says provisions as to section are subject to any usage or trade. Usage और trade, जिस तरह से वो बिजनेस सभी करते हैं, सभी लोग जिस तरह से वो बिजनेस करते हैं उसी तरीके से ये बिजनेस चलता रहेगा। तो होता क्या है, कभी कभी हम कुछ रूल्स नहीं होते लेकिन बिजनेस वैसे ही चलता है, राइट। जैसे अगर रियल एस्टेट का बिजनेस करना है, राइट, तो सबको पता है कैसे बिजनेस होगा, जो उसमें डील करते हैं, जिस तरीके से यूसेज चल रही है, कस्टम चल रहा है, उसी तरीके से वो बिजनेस होगा बिटवीन द पार्टीज। उसमें कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं बट वो वैसे ही होता है, ठीक है, क्लियर। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, कभी कभी जो डिलीवरीज है बाय इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट मीन्स आधा अब दिया, आधा फिर इंस्टॉलमेंट, समझते हैं ना आप, किस्त। तो फिर where there is a contract for sale of goods to deliverable by a stated installment which are to be separated paid for and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installments, the buyer neglect or refuses to take delivery or pay one or more installment। सेलर क्या करता है, कोई डिलीवरी भेजता ही नहीं, इंस्टॉलमेंट में भेजनी थी, या डिफेक्टिव डिलीवरी भेज देता है, राइट, या फिर एक आधी इंस्टॉलमेंट भेजता ही नहीं, तो फिर क्या होगा, अगर तो सेलर करता है ये, ठीक है, अगर सेलर ऐसे करता है तो उसको उतने की पेमेंट मिल जाएगी जितनी उसने डिलीवरी की, अगर डिफेक्टिव हो तो उसकी पेमेंट वैसे मिलेगी ही नहीं। देन सेलर तो भेजता है लेकिन बायर क्या करता है, निग्लेक्ट,
बायर उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी डिलीवरी नहीं लेता, राइट, एक और दो इंस्टॉलमेंट की ले लेता, उसके बाद डिलीवरी लेता ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा कि हम इसे रख सकते हैं। अगर तो सेलर ने कोई डिलीवरी नहीं की तो बायर के पास राइट है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का। अगर उसने डिफेक्टिव डिलीवरी की है तो बायर के पास राइट है एक्सेप्ट ना करने का और वापस भेजने का। अगर उसने एक और दो इंस्टॉलमेंट दी है तो बायर ने एक्सेप्ट किया तो एक और दो इंस्टॉलमेंट की उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे अगर बायर निग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज करता है, डिलीवरी नहीं लेता, तो सेलर उससे ले सकता है डैमेजेस, राइट। तो सेलर बोलेगा कि मैंने तुम्हें डिलीवरी दी लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं उस सेलर के पास भी राइट है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो उससे पैसे लेने का। अगर उसने रिफ्यूज कर दी और उसने एक आधे की पेमेंट की या बाकी की नहीं की, तो इसमें जिसकी पेमेंट की है उसको छोड़ के बाकी का सेलर उससे कॉम्पेंसेशन लेगा। तो दोनों के ऊपर लाइबिलिटी है, सेलर के और बायर के ऊपर, राइट। जब ये स्वेरेबल है, हम देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, हम देख सकते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट दी या दो इंस्टॉलमेंट दी व्हाटएवर, तो जितनी भी दी उतने के पैसे बायर को देने पड़ेंगे, राइट। बायर ये नहीं कह सकता कि पूरी डिलीवरी तो नहीं ली, पूरी नहीं ली, जितनी ली उतनी तो देने पड़ेंगे। क्या देन कम्स डिलीवरी टू द कैरियर और वॉफिंगर। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कैरियर क्या होता है और वॉफिंगर क्या होता है। वॉफ कैरियर वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को लेके जाता है, ठीक है। वॉफ क्या होता है? वॉफ एक जगह होती है जब सामान बाय बाय उससे आता है, बाय सी शिप से आता है जब भी सामान, तो वो वॉफ कहते हैं जिस जगह पे गुड्स को हम उतारते हैं और रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉफ। वॉफ फिंगर जो होता है बेसिकली, अगर मैं आपको अगर मैं आपको दिखा पाऊं, एक फोटो शेयर करती हूँ आपके साथ। वॉफेयर होता क्या है? वॉफेयर एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें हम गुड्स को रखते हैं, ठीक है, और उसको सेफ रखते हैं। उसके बाद वहां से जो ओनर होता है वहां पे अपनी कस्टडी में गुड्स को ले लेता है और फिर वहां से आगे डॉक पे जाता है गुड्स, एंड और वो उसको संभाल के रखता है। मैं आपको बताती हूँ, ये वॉफ जो होता है बाय जो सी होता है, सी से जब जाती हैं गुड्स, तो कभी कभी कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको पानी लगना नहीं चाहिए। अगर पानी लग गया तो वो खराब हो जाती है। तो इतनी जो ध्यान से गुड्स को पानी से उतारते हैं और फिर उसको वेयर हाउस में रखते हैं, फिर वहां से उसकी डिलीवरी देते हैं, जो इस चीज का ध्यान रखता है, डॉक का ध्यान रखता है, उसे हम कहते हैं वॉफिंगर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। ये इसकी ना गुड्स होती है ना इसका कुछ होता है। ये क्या करता है? ये शिप से सामान को उतरवाता है और फिर उसको अच्छे से रखता है। आप समझ गए वॉफ फिंगर क्या होता है? वॉफ फिंगर एक ऐसा पर्सन होता है, वॉफ पे काम करता है, गुड्स की डिलीवरी को लेता है और उसे उतारता है और उसके बाद उसको सेफली रखता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वॉफ फिंगर। तो कैरियर भी वही चीज है। कैरियर क्या होता है? एक पर्सन होता है, एक मैं आपको फोटो शेयर करती हूँ, रुको। अगर वो आपको एक ये तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है, ये देखें। आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो चीज है, ये देखो, ये पानी है और यहाँ पे ये वॉफ बना हुआ है, ठीक है। ये वॉफ फिंगर का ये जगह, यहाँ से पानी से वो शिप में आएगा सामान, यहाँ से वो ले जाएगा इसे और उसे यहाँ पे स्टोर करेगा। तो इसे हम कहते हैं वॉफ फिंगर। वॉफ फिंगर में गुड्स को स्टोर किया जाता है और गुड्स को रखा जाता है। लेकिन ये ड्यूटी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ड्यूटी होती है, इस ड्यूटी में अगर गुड्स को पानी लग जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, गुड्स खराब भी हो सकते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वॉ फिंगर की फिर, ठीक है। वॉ फिंगर रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीजों के लिए अगर गुड्स खराब हो जाती हैं पानी लगने से। तो डिलीवरी ऑफ कैरियर और वॉ फिंगर को अगर आपने डिलीवरी कर दी, कैरियर से कर दी या आपने वॉ फिंगर के से कर दी, ठीक है, तो उसमें
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? 39(1) डील करता है सेलर इज ऑथराइज टू रिकॉर्ड सेंड द गुड्स टू द बायर थ्रू अ कैरियर whether named by a buyer or not. Delivery of the goods to a wharfinger for safe custody. The delivery of goods to such carrier wharfinger shall be deemed to be delivery of goods. जब उन्होंने कैरियर को दे दी या वॉर्फिंगर को दे दी तो माना जाएगा कि सेलर ने अपनी गुड्स डिलीवर कर दी। उसके बाद भी तो रिस्क अटैच्ड है। 39(2) में ये लिखा हुआ है कि seller shall make contract with carrier or wharfinger on behalf of buyer may be reasonable having regard to nature of goods and other circumstances of the case. If the seller omits to do so and goods are lost or damaged in the course of transit or whilst in the custody of wharfinger, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier or wharfinger as a delivery to himself. अब होता क्या है, जब सेलर के पास ये राइट है कि उसने ही करना कॉन्ट्रैक्ट कैरियर और वॉर्फिंगर के साथ ऑन बिहाफ ऑफ बायर, कि बायर उसे दे देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम ही करो, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, राइट, तुम ही मेरी जगह पे कर लो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रीजनेबल जो है सब कुछ जो सोचना है, नेचर ऑफ गुड्स कैसी है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, क्या गुड सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी? सेलर की। 39(1) में द मोमेंट सेलर गिव द गुड्स टू कैरियर ऑफ वॉर्फिंगर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन 39(2) में अगर बायर ने बोला कि तुम ही देखना, तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बायर की सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट 39(1) के अंदर है या 39(2) के अंदर है, राइट। एंड देन फिर उसके बाद इफ द सेलर ओमिट्स टू डू सो द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, और सेलर ने ऐसा नहीं किया, सेलर ने कुछ भी ऐसा जो वॉर्फिंगर या कैरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, गुड्स का ध्यान नहीं रखा, बस उन्हें दे दिया और कुछ ध्यान नहीं रखा, जबकि बायर ने बोला था कि तुम ही देखना, तो उसके बाद बायर के पास राइट होगा टू डिक्लाइन, मना करने का, टू ट्रीट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि तुमने डिलीवरी तो की ही नहीं, या फिर वो सेलर को बोलेगा दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। ठीक है। देन कम्स 39(3). 39(3) क्या होता है? जब goods are sent by a seller to the buyer by routine involving sea transit। 39(3) क्या बात करता है? जब सी से हम गुड्स को भेजते हैं तो एक जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूसेज के अकॉर्डिंगली टू इंश्योर द गुड्स। तो वो इंश्योर कराना किसकी ड्यूटी होती है? सेलर की। अगर ये सेलर नहीं करता तो ये माना जाता है जो रिस्क है ड्यूरिंग द सी ट्रांसिट वो किसका है? वो सेलर का ही है। ठीक है। या तो सेलर बायर को नोटिस दे दे कि तुम्हें इंश्योरेंस करानी है, अगर ये सेलर नहीं करता, फेल टू डू सो, देन गुड शैल बी डीम्ड टू बी एट हाई रिस्क ड्यूरिंग द सी ट्रांजिट। तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि बायर को ये बताए और बायर को ये बोले कि इसको इंश्योर कराना है, और उसे नोटिस दे कि उसको ये करवाना इसलिए जरूरी कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, राइट। इज दिस करेक्ट? ठीक है, राइट। ये किसकी ड्यूटी बनती है? सेलर की। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स एट डिस्टेंट प्लेस। सेक्शन 40 ये कहता है कि गुड्स जो सेलर है अगर वो एग्री करता है टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क एट अ प्लेस अदर देन वेयर दे आर when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, take any risk of deterioration in the goods necessarily incidental to the course of transit। जब गुड्स हमें दूर जगह पे भेजनी हो, ठीक है, तो वो किसके रिस्क पे जाएगी? सेलर के रिस्क पे जाएगी, राइट। तो बायर इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता रिस्क लेने के लिए। ठीक है। अगर अगर चीज आती है ट्रांजिट में और टूट जाए रास्ते में तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब गुड पहुंच जाएगी, आपके पास कोई इमरजेंसी या कुछ भी चीज आती है तो आप सबसे पहले उसको खोल के देखते हो कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई भी चीज हो। ठीक है। अगर उसमें डिफेक्ट है तो आपके पास क्या राइट है? वापस करने का। तो ये राइट टू एग्जामिन जो गुड है, गुड को एग्जामिन करने का राइट है, वो किसका है? बायर का। देन कम एक्सेप्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड। जब सेक्शन 42 कहता है कि बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, जब वो कहता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर ली तुम्हारी गुड जो तुमने भेजी, या फिर उसको बहुत देर तक रख लेता है और कोई जवाब नहीं देता, तो रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, तो इट मीन
उसने एक्सेप्ट कर ली। जब उसको गुड्स उसने दे दी और उसके ऊपर जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है, राइट। तो राम सोल्ड हिज कार टू श्याम फॉर 1 लाख। राम ने अपनी कार बेची शाम को 1 लाख रुपए में। श्याम पेड इन एडवांस एंड डिलीवर्ड द कार आफ्टर 2 days ऑफ पेमेंट। श्याम इमीडिएटली रेंटेड द कार। तो यहाँ पे उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे उसने कार दी तो उसने रेंट पे डाल दी, इट मीन्स श्याम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इज दिस क्लियर? उसके बाद श्याम ने देखा कि राम हैड सोल्ड द कार विद स्क्रैच ऑन द बॉडी विच वाज क्लियरली विजिबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसने उसके ऊपर स्क्रैचेस थे जो उसने बाद में देखे। अब शाम रिफ्यूज कर सकता है? अब शाम रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये कब कर सकता है? जब उसको कार मिली, उसके पास राइट है इंस्पेक्शन का, उसी टाइम पे वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। आपने एक कोई ड्रेस मंगाई और आपने उसको देखा, वो बिल्कुल ठीक है, आपने उसे पहना और कॉलेज चले गए। अब आपने उसे 1-2 बारी पहना, फिर उसका फेड हो गया रंग, तो आपने बोला अब मैं वापस करना चाहता हूँ, तो क्या वो वापस होएगी? नहीं वापस होएगी। वो कब होएगी? उसी दिन आप उसे एग्जामिन करोगे, और उसके बाद अगर वो होता है ऐसा कुछ, तो यू कांट रिजेक्ट द गुड, रिटर्न और रिजेक्ट द गुड। आप रिटर्न या रिजेक्ट उसी टाइम कर सकते हैं जब आपके पास डिलीवरी हो गुड की। आपने यूज करने के बाद आप उसे रिटर्न या रिजेक्ट नहीं कर सकते। लायबिलिटी ऑफ बायर, बायर की लायबिलिटी क्या है कि उसको रीजनेबल टाइम है। जब आप कोई चीज अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है ना 10 days डिलीवरी, 5 days डिलीवरी, 7 days डिलीवरी। हर गुड की अलग अलग रिटर्न, सॉरी 10 days में रिटर्न, 5 days में रिटर्न। तो हर गुड की अलग अलग लिमिट होती है रिटर्न की। तो यू कैन रिटर्न ओनली इन दैट टाइम। अदरवाइज जो हम वैसे गुड लेते हैं उसकी भी रिटर्न करने की, आप आज लेके आए सामान, उसमें भी लिखा होता है कि अगर आपको रिटर्न करना विद इन 2 days आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपने हफ्ता निकाल दिया, 10 दिन निकाल दिया, आपने बोला कि मैंने तो खोला ही आज है, तो आज मुझे पता चला, तो ये ऐसे डिलीवरी, ऐसे लायबिलिटी बायर की होगी नहीं तो, ठीक है। क्लियर? अनपेड सेलर के पास कौन से राइट्स हैं? अनपेड सेलर के पास राइट है सबसे पहले प्राइस, सबसे पहले अगर एक सेलर है, उसने गुड तैयार की बायर के हिसाब से, लेकिन बायर उसे लेने ही नहीं आया और उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, तो अनपेड सेलर के पास कौन कौन से राइट है? या तो पूरी प्राइस पे नहीं की, ठीक है, उस केस में, या फिर उसने कुछ चेक काट के दिया और चेक क्लियर ही नहीं हुआ, उसके बैंक में उतने पैसे ही नहीं थे, तो हम इसमें इस केस में उसमें राइट की बात करेंगे। सबसे पहले राइट कौन सा है? लियन का राइट। सेक्शन 47 to 49 एंड 54 डील्स विद राइट टू लियन। तो राइट टू लियन क्या होती है? राइट टू लियन का मतलब होता है अनपेड सेलर के पास एक राइट होता है पोजेशन का। लियन को लिख लो, पोजेशन। लियन को क्या कहते हैं? पोजेशन का राइट, ओनरशिप का नहीं, पोजेशन का। जब गुड्स बेच दी हैं ऑलरेडी और उधार पे दे दी, तो फिर लियन का राइट है ही नहीं, क्योंकि उधार पे दे दी गुड तो वो ले गया। पोजेशन का राइट कब होएगा? जब सेलर के पास गुड्स है। सेकंड थिंग, द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। गुड्स किस पे बेची है? गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेची है और उधार खत्म हो चुका है, द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो उस केस में यू नो जो सेलर है वो क्या कर सकता है? गुड्स को रख सकता है या कह सकता है कि मैं तुम्हें डिलीवर नहीं करूंगा अंटिल द पेमेंट इज पेड। बट जहां पे उधार पे ही आपने बेच दी, वहां पे आप उसको नहीं रख सकते क्योंकि आपने उसको गुड दे दी है, ठीक है। द लियन डिपेंड्स ऑन फिजिकल पोजेशन। लियन का मतलब क्या होता है? आपके पास पोजेशन में है गुड, तभी लियन होगी। सेलर्स लियन इज पोजेसरी लियन। ये तब तक आप रख सकते हो जब तक वो आपको पैसे ना दे। जिस दिन बायर ने पैसे दे दिए उस दिन आपको गुड भी देनी पड़ेगी। हम एक एग्जांपल करते हैं। रजनीश, कोई पढ़ेगा इसको? रजनीश वाला केस कौन पढ़ेगा? एग्जांपल कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। Rajneesh sold his car to Manish under a contract. However, Manish gave Rajneesh a check for the amount due. However, Manish became insolvent and filed the bankruptcy. And since the check would not get encashed anymore, Rajneesh withheld the car by exercising his rights of lien until the payment under the contract of sales was made for the same. ठीक है, थैंक यू वेरी मच हिमांशी।
इसमें क्या है, रजनीश ने कार बेची मनीष को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद रजनीश ने क्या किया, एक चेक काट के दे दिया कि इतने पैसे मेरे उसमें से निकलवा लेना। मनीष उसके बाद क्या हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का तो चेक कभी पास ही नहीं होता। तो इस केस में रजनीश के पास क्या राइट है, उस कार को वो तब तक रख लेगा जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। ऐसे आप सेकंड भी पढ़ लेना। लियन कब लॉस्ट हो जाती है, लियन लॉस्ट हो जाएगी जब आपका पोजेशन लॉस्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस दिन इसमें तो उसके पास कार थी, ठीक है, उसने कार अभी उसे दी नहीं थी, डिलीवर नहीं की थी, इसलिए वो उसे रख सकता है तब तक जब तक उसकी पोजेशन लॉस्ट, पोजेशन है उसके पास तो लियन का भी राइट है। लियन कब लॉस्ट हो जाएगी, जब पोजेशन खत्म होगी, ठीक है। When the buyer or his agent lawfully obtain possession of the good, जब बायर या फिर उसका एजेंट पोजेशन ले लेता है गुड्स की, तब भी लियन खत्म हो जाएगी। थर्ड, बाय वेवर ऑफ हिज लियन बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कहता है कि मेरे को लियन का राइट नहीं रखना, मेरे को नहीं रखनी ये राइट, तो भी वो वेव ऑफ कर देता है, वो अपना राइट जाने देता है, तब भी वो खत्म हो जाता है। खत्म किन केस में होती है, जब पोजेशन खत्म तो लियन भी खत्म। अगर उसके एजेंट ने गुड्स ले ली, बायर ने गुड्स ले ली, तो भी लियन खत्म। अगर अनपेड सेलर ने वेव ऑफ कर दिया अपना राइट, तो भी लियन खत्म। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेलर के पास एक राइट होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, वो रास्ते में भी गुड्स को रोक सकता है। कैसे, जब उसको पता चल जाए गुड्स अभी पहुंची नहीं है, ठीक है, उसने सेंड की कलकत्ता से, जो कि पंजाब में पहुंचेंगी 3 दिन बाद। नेक्स्ट वहां से वो चल चुका है, कलकत्ता से वो दिल्ली पहुंच गया सामान। अब दिल्ली में जब वो पहुंचा तो सेलर को पता चला कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब वो क्या बोलेगा, उसको अपने कैरियर को वापस लिया, सामान को वापस लिया, तो उसको रास्ते में रोक के स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके वापस भी कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा, जब कब कर सकता है, जब बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, अदरवाइज नहीं। और गुड्स किस में होनी चाहिए, इन द ट्रांजिट, गुड्स पहुंची नहीं होनी चाहिए। अगर गुड्स पहुंच गई बायर के गोडाउन में, तब वो उसे नहीं कह सकता कि वापस लेके, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच चुकी, ठीक है। तो जब भी इंसॉल्वेंट हो जाता कोई भी से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सेलर के पास हमेशा हमेशा राइट रहेगा अपनी गुड्स को वापस मंगवाने का, क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वो पेमेंट भी नहीं कर सकता, है ना। पेमेंट कैसे करेगा, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके तो डेट्स ज्यादा है उसकी एसेट से। द ट्रांजिट कम टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस, कब हो जाती है ट्रांजिट, कब खत्म होती है, अगर बायर ट्रांजिट हम कब कहते हैं खत्म हो गई, बायर ने डिलीवरी ले ली, बायर ने क्या बोला, कभी कभी क्या होता है, गुड्स आनी थी कलकत्ता से पंजाब में, तो गुड्स अभी दिल्ली पहुंची थी, बायर ने अपना बंदा दिल्ली पहुंच के वहां पे गुड्स रिसीव करवा ली, तो ऐसे क्या होएगा, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। अब सेलर नहीं कह सकता अपने उसको कि वापस लिया। If after the arrival of the goods at destination, the carrier acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf, even if further destination of goods is indicated by the buyer. अगर गुड्स की अराइवल है, वो डेस्टिनेशन पे आ गई और कैरियर ने बोला कि हाँ मैंने उसको दे दी, तो भी खत्म हो जाएगा। इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, अगर कैरियर गलती से बायर को गुड्स नहीं देता, तो भी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय बायर, तब भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हेन राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट में बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड। ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा, जब जो है राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट में बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स और बाय गिविंग नोटिस। तो वो क्या करता है, या तो नोटिस दे देता है अनपेड सेलर, ठीक है, और कहता है कि मैंने पोजेशन ले ली है गुड्स की, ठीक है, और वो अपने कैरियर को बोलता है कि कंट्रोल ले लो गुड्स का, या फिर नोटिस सर्व कर देता है कैरियर को कि देन ही मस्ट रीडिलीवर द गुड्स टू द सेलर हु मस्ट पे द एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी। अगर वो कहता है कि गुड्स को दोबारा से वापस लेके आओ, मान लो उसने So when we talk about right to stop in transit may be exercised by unpaid seller either by taking actual possession of the good. अगर सेलर ने बोला कि कलकत्ता से पंजाब में दे के आओ गुड्स, तो इट मीन उसने 1 वे का उसको फेयर दिया ना, जो भी फेयर दिया, इट मीन लेट्स से 5,000 रुपए उसने उसको देने,
अब वो बोल रहा है कि वापस लेके आ, ठीक है, अब वो वापस लेके आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको उतने ही पैसे दोबारा देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे। तो इट मीन सेलर की ये ड्यूटी बनती है, ही मस्ट पे द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द रीडिलीवरी, ठीक है। So when we talk about this lien, stoppage in transit is not affected by any sale or part of the buyer unless the seller has assented to it. सबसे important चीज है, जब तक सेलर ये नहीं कहता कि तुम वापस लेके आओ अपने कैरियर को सामान और मैं तुम्हें पैसे दूंगा उसके डबल, तब तक उसकी जो लियन है उस चीज से इफेक्ट नहीं करती, राइट। सेलर की असेंट, असेंट का मतलब होता है हाँ करना, ठीक है। तो सेलर के पास राइट है लियन और स्टॉपेज का, और अगर सेल हो भी चुकी है तो फिर उससे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पोजेशन जो है तब तक किसके पास है, सेलर के पास। जब तक वो कैरियर लेके जा रहा है, कैरियर ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है गुड्स को, तब तक भी पोजेशन किसके पास होती है, सेलर के पास होती है। अगर सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसफर कर दिया या कुछ भी ट्रांसफर कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि गुड्स वहां पहुंचेंगी तो ही बायर उसे उतरवा सकता है, ठीक है। आपने बिल भेज दिया बायर को, लेकिन बिल जो है उसको दिखा के गुड्स को लेगा, लेकिन गुड्स अगर पहुंचती नहीं है तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट करनी है तो तभी कर सकते हैं जब गुड्स ट्रांजिट में ही है, पहुंच नहीं गई है। अगर वो पहुंच गई, बायर ने उसको अपनी पोजेशन में ले लिया, तो ट्रांजिट खत्म हो गया। और अगर ट्रांजिट में है तो कैरियर जो है उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज वो ये नहीं कह सकता कि तुम देने गए थे और अब तो मैंने वापस मंगवा दिया, काम तो हुआ नहीं, तो आई विल नॉट बी गिविंग मनी, ठीक है। रीडिलीवरी के भी उसको पैसे देने पड़ेंगे सेलर को। एंड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल ऑन द पार्ट ऑफ द बायर। कभी कभी क्या होता है, सेलर ने बायर को बोला कि मैं तुम्हें गुड्स भेज दूंगा मंडे तक, और बायर ने आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें बेच दूंगा मंडे को, जैसे ही मेरे पास आएंगी मैं तुम्हें बेच दूंगा, उससे सेलर को कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें बेचूंगा, बी ने सी के साथ कर लिया, गुड्स नहीं आई बी के पास, ठीक है। तो इस केस में ऐसे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने बी ने वो बिल ऑफ लेडिंग या वो सी को दे दिया, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक सेलर के पास पैसे नहीं आएंगे या वो ट्रांजिट में, उसने बी ए तक उसने गुड्स नहीं पहुंचाई, उसको डिलीवर नहीं की, तो इसको क्या माना जाएगा, गुड्स आर इन ट्रांजिट, चाहे बायर आगे कितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। राइट टू रीसेल, अनपेड सेलर के पास क्या राइट है, रीसेल करने का राइट है। रीसेल क्यों करेगा, कभी कभी गुड्स क्या होती है, पेरिशेबल नेचर। लेट से कॉन्ट्रैक्ट था टू सेल एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, तो ये पेरिशेबल है। अगर बायर लेने ही नहीं आया तो कितने दिन वेट करेगा, क्योंकि हर दिन उसमें से कुछ एप्पल्स पेरिश होते जाएंगे, कुछ बनानास पेरिश होते जाएंगे, तो फिर क्या करेगा, उसके पास राइट है टू रीसेल, वेदर राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी एक्सप्रेसली रिजर्व होता है कि अगर तुम 2 दिन तक लेने नहीं आया तो मैं बेच दूंगा, पहले ही लिखा होता कॉन्ट्रैक्ट में। वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, द सेलर गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल एंड द बायर डज नॉट पे और टेंडर द प्राइस विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर राइट टू लियन का और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का है राइट अवेलेबल है सेलर के पास, और सेलर नोटिस भेज देता है कि मैंने तो रीसेल करना है, ठीक है। इन केस एंड बायर